हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्लासी का युद्ध। ठीक है, बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस इसको जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ज़रूरी से, क्योंकि जो भी जीएस के क्रम में मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली गेट हो जाएगा। ओके, चलिए फिर अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, प्लासी का युद्ध। ठीक है, इससे पहले मैं इसकी रूपरेखा में पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि क्या वो कंडीशंस रही थी जो कि ये युद्ध होना ही पड़ा, और एक निर्णायक युद्ध को घटित होने के पीछे ये क्या कारण रहे थे, वो सब मैं आपको पहले बताऊंगी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले कि औरंगज़ेब की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, 1707 में। और मैंने अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का जो टॉपिक मैंने आपको पीछे करवाया था, तब मैंने बताया था कि इनकी मृत्यु के बाद जो भारत में छोटी छोटी रियासतें होती हैं वो अपने अस्तित्व में आने लगती हैं। ठीक है, जो भी सूबेदार होंगे मुग़ल, या जो भी मुग़ल जो वहाँ के ज़मींदार होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे और राज्य पर कहीं ना कहीं कब्जा अपना करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी क्रम में हम पढ़ेंगे कि जो अलीवर्दी खां रहते हैं ये उस समय तक बिहार के एक नायब निजाम थे सिर्फ। ठीक है, बट ये अलीवर्दी खां क्या क्या करते हैं कि बंगाल के नवाब जो सरफराज खां थे इनको एक युद्ध में हराते हैं और स्वयं नवाब की गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अलीवर्दी खां के विषय में आप एक बात याद रखिएगा कि इनकी कोई पुत्र नहीं था। अब इनका पुत्र नहीं है तो इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, और अलीवर्दी खां भी स्वयं ये बात जानते थे। तो ये क्या करते हैं कि अपने ही टाइम में अपनी छोटी पुत्री के जो पुत्र रहते हैं जिनका नाम था सिराजुद्दौला, इन्हीं को उत्तराधिकारी मनोनीत कर देते हैं। ठीक है, अब इनकी मृत्यु हो जाती है 1756 में। अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है 1756 में। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के बाद जो है वो उत्तराधिकार के लिए एक दूसरे से लोग ये सोचते थे कि इनकी एक पुत्री और रहेंगी घसीटी बेगम, वो सोचती थी कि उनको उत्तराधिकार मिलना चाहिए, उनके पुत्र शौकतगंज को उत्तराधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, और अलीवर्दी खां जो थे वो एक पावरफुल पर्सन थे। तो अब उनकी मृत्यु के बाद कंपनी भी ये सोचती है कि जो अगला नवाब आए वो पावरफुल ना हो, वो कहीं ना कहीं कठपुतली हो, एक कठपुतली शासक हो जो कि अंग्रेज़ों की बात मानता रहे। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ों के लिए वो ऐसा नहीं होता, और सिराजुद्दौला जो हैं वो नवाब की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है वो नवाब की गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन इस गद्दी के लिए षड्यंत्र होना बंद नहीं होगा, वो षड्यंत्र जारी ही रहेंगे। हर कोई सोचेगा कि किस प्रकार इनको हटाया जाए और स्वयं गद्दी पर बैठा जाए। ठीक है, सिराजुद्दौला के टाइम पर जो राजधानी रहती है वो क्या होती है, मुर्शिदाबाद, बंगाल की राजधानी। ठीक है, अब ये एक युवा थे, युवा नवाब होते हैं, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं रहती है जब इनको उत्तराधिकार मिलता है बंगाल का। ठीक है, अब ये भी ऐसे नहीं थे कि किसी भी यूरोपीय शक्ति की बातों में आ जाएं और उनकी कहे अनुसार कार्य करें। तो इसीलिए कंपनी के जो सदस्य थे वो इनसे बहुत ज़्यादा नाखुश थे, कि वो इनसे खुश नहीं थे बिल्कुल भी। सिराजुद्दौला की वे क्यों बन गए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट रखते थे और ये जानते थे कि मैं नवाब हूँ तो मुझे सारे अधिकार हैं। ठीक है, और इस कैसे कोई बाहर का व्यक्ति मेरे ही घर में आकर के लूटपाट मचा सकता है। ठीक है, तो ये अपने अस्तित्व के लिए और अपनी प्रजा के लिए संघर्षरत थे। ठीक है, इनकी घर वालों ने ही इनका साथ नहीं दिया। क्या होता है कि इनकी मौसी होती हैं घसीटी बेगम। ठीक है, अब घसीटी बेगम के पुत्र होते हैं शौकतगंज, जो कि उस समय पूर्णिया बिहार के स्वयं शासक ही होते हैं। शौकतगंज के दीवान रहते हैं अमीन चंद, और इनके मित्र होते हैं, उनका नाम होता है जगत सेठ। तो ये सभी मिलकर षड्यंत्र रचाते हैं, किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ। ठीक है, और इसकी भनक कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को पहले से ही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अलीवर्दी खां के बाद उत्तराधिकार के लिए तो षड्यंत्र हो ही रहे हैं, हर कोई नवाब की गद्दी पर बैठना चाहता है। ठीक है, तो ये पहले से ही जानते थे कि मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हैं। इस क्रम में ये क्या करते हैं कि अपनी मौसी, जिनका नाम था घसीटी बेगम, उनको ये कैद कर लेते हैं, और जब कैद कर लेते हैं तो जो घसीटी बेगम के पुत्र रहते हैं शौकतगंज, ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और डर कर ये सिराजुद्दौला का आश्वासन देते हैं इस बात का कि वो नवाब के ही सानिध्य में रहेंगे और कोई भी विरुद्ध कदम नहीं उठाएंगे सिराजुद्दौला के खिलाफ। ठीक है, तो लेकिन ये वास्तविकता में ऐसा करते नहीं हैं, जो कि सिराजुद्दौला पहले से ही जानते थे। इसीलिए वो क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला शौकतगंज के साथ एक युद्ध करके और इनकी शौकतगंज की हत्या कर देते हैं। ठीक है,
अब सिराजुद्दौला जो होते हैं उनको अपने नाना जी अलीवर्दी खां जो है, इनका एक स्टेटमेंट ये हमेशा याद रखते हैं। अलीवर्दी खां हमेशा यूरोपियों के लिए एक बात कहा करते थे कि जो ये यूरोपीय हैं, खास करके इन्होंने ये ब्रिटिशर्स के लिए बोली थी, ठीक है। बोलते हैं कि यूरोपीय जो है वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं कि अगर आप इनको छेड़ोगे नहीं तो ये आपको शहद देंगी, और यदि आपने कहीं भी इनको छेड़ा तो ये काट काट कर आपकी प्राण ले लेंगी, आपकी हत्या कर देंगी, ठीक है। तो ये बात सिराजुद्दौला बहुत अच्छे से जाना करते थे कि ये लोग मतलब कि विश्वास पात्र नहीं है और ना ही इन पे किसी भी तरह का विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अंग्रेज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा ढीठ किस्म के थे कि वो जो 1700 का फ़र्रुखशियर का फरमान है उसका दुरुपयोग ये जारी रखते हैं, ठीक है। सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ चुके हैं बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दुरुपयोग जो है वो जारी रखते हैं और नवाब के आदेशों की ये अवज्ञा इसको कंटिन्यू रखते हैं। नवाब कुछ भी बोले ये लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए जो इनके लिए बेटर था ये वही आगे करते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी कर्नाटका का युद्ध जीत कर आए हैं, ठीक है, फ्रांसीसियों से दक्षिण में जीत कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक वो बात आ जाती है, आत्मविश्वास आ जाता है कि हम ताकतवर हैं और हम किसी भी शक्तिशाली सत्ता को हराने में समर्थ हैं, ठीक है। कर चुकाने को ये बिल्कुल रेडी नहीं होते, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाते हैं, ठीक है। टैक्स तो नहीं चुकाते हैं, इवन ये क्या करते हैं कि भारतीय माल पर ही, जो भारतीय माल होता है भारतीय माल पर ही ये लोग महसूल लगा देते हैं, भारी महसूल, वो माल जो कलकत्ता में आता था, ठीक है, क्योंकि उस समय तक जो कलकत्ता था वो ब्रिटिशर्स के ही अंडर में था, ठीक है। तो कलकत्ता में आने वाले जो भारतीय माल थे उस पर ये भारी महसूल लगा देते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ करते हैं, मतलब कि भारत में ही रह करके भारत की ही जनता को ये अपना गुलाम बनाते हैं। तो क्या भारत के जो शासक थे उस समय वो ये बात देख पाएंगे कि मेरे ही घर में आकर कोई मेरे ही घर वालों को गुलाम बना कर रख रहा है और मेरे ही घर पर राज कर रहा है मेरे होते सोते, ठीक है। तो 1733 में बंगाल के नवाब का एक स्टेटमेंट आता है। इस क्रम में बंगाल के नवाब क्या कहते हैं इनके लिए, बोलते हैं कि जब ये पहली बार आए थे हमारे देश में, कौन, अंग्रेज़, जब ये पहली बार हमारे देश में आए थे तो इन लोगों ने सरकार के सामने विनती करते हुए एक फैक्ट्री बनाने के लिए मात्र थोड़ी सी एक ज़मीन मांगी थी। हमने इन्हें ज़मीन दे दी, इन लोगों को ज़मीन मिल गई, तो इन्होंने तो वहाँ पे बिल्कुल मजबूत किले ही खड़े कर दिए, किले ही गाड़ दिए, और दीवारों पर इन्होंने कितनी तोपें तैनात कर रखी हैं, ठीक है। असंख्य औरतें और आदमी जो कि हमारे ही देश के हैं, ठीक है, इन औरतें और इन आदमियों को इनके अपने ही देश में इन्होंने गुलाम बनाकर और लूट खसौट ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या भारतीय शासक ये होते हुए देख सकते थे? नहीं है। स्वाभाविक है कि नवाब को क्रोध तो आना ही था, ठीक है। इस क्रम में बिल्कुल सहन शक्ति एकदम नष्ट हो जाती है नवाब की, एक अंतिम चरण आ जाता है। वो कब आता है कि जब नवाब से बिना आज्ञा मांगे, मतलब नवाब से कोई भी इन्होंने आज्ञा नहीं मांगी, कुछ पूछा नहीं, कुछ भी कहा नहीं कि हमें आप ये आज्ञा दे दीजिए, और ये लोग कलकत्ता की किलेबंदी स्टार्ट कर देते हैं। कौन? अंग्रेज़। कलकत्ता को किलेबंद करना स्टार्ट कर देते हैं और नवाब को बिल्कुल कानो कान इस बात की खबर भी नहीं है कि उसी के राज्य में क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये बात पता चलती है नवाब को, ठीक है। अब ये लोग किलेबंदी करना स्टार्ट क्यों करते हैं कलकत्ता की? क्योंकि जो चंद्रनगर में वहाँ फ्रांसीसियों की मतलब सत्ता थी, तो इन लोगों को फ्रांसीसियों से युद्ध का भय होता है। तो इनको पता है कि फ्रांसीसियों से हमारा युद्ध कभी भी हो सकता है, तो इसलिए ये लोग कलकत्ता को सुरक्षित करने के लिए वहाँ की किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब ये बात नवाब को पता चलती है तो नवाब तो एकदम तिलमिला जाते हैं। अब भैया मेरे ही घर में और तुम मेरे ही घर को बिल्कुल नष्ट कर दे रहे हो, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? नवाब एकदम मतलब गुस्से में तिल मिलाए हुए, और युवा भी थे, जोश में, जल्दबाजी में और बिना किसी तैयारी के 30,000 अपने सिपाहियों के साथ नवाब निकल पड़ते हैं। कहाँ? अंग्रेज़ों की फैक्ट्री कासिम बाज़ार। कासिम बाज़ार पर ये कब्जा कर लेते हैं। वो डेट क्या होती है? 20 जून 1756 की, ठीक है। कासिम बाज़ार में ये कब्जा कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो अंग्रेज़ों की प्रथम प्रेसिडेंसी होती है फोर्ट विलियम कलकत्ता में, ये अब कलकत्ता की तरफ कूच करते हैं। कौन? नवाब, ठीक है।
और कलकत्ता में भी कब्जा कर लेते हैं। उस समय कलकत्ता में जो गवर्नर रहते हैं वो होते हैं डेक। ये इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना सिराजुद्दौला का इतना भयानक रूप देखकर कि ये डर के मारे भाग जाते हैं कहाँ, फुल्टा द्वीप पर। और कलकत्ता का उत्तराधिकार किसको सौंप देते हैं, ये डेक हॉलवेल को। ठीक है, हॉलवेल को कलकत्ता का उत्तराधिकार सौंप करके और ये फुल्टा द्वीप में शरण लेते हैं। नवाब इतना ज़्यादा क्रोध में थे कि वो कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। कंपनी के वहाँ पे जितने भी गोडाउंस लगे होते हैं सब पर ताले मार देते हैं, अंग्रेज़ों के सारे हथियारों को छीन लेते हैं और जो भी इनके जहाज़ होते हैं सारे जहाज़ों को अपने घेरे में ले लेते हैं। और अंग्रेज़ एक घटना का जिक्र करते हैं, इस घटना में कितनी वास्तविकता है या नहीं ये तो अभी तक मतलब इसकी सार्थकता नहीं सिद्ध हो सकी है, ना ही इस बात की विश्वसनीयता सिद्ध हो सकी है। बट अंग्रेज़ जिस प्रकार कहते हैं कि 20 जून 1756 में एक घटना घटित होती है सिराजुद्दौला के टाइम पे, काल कोठरी की घटना, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं। सिराजुद्दौला इतने ज़्यादा क्रोध में थे कि वो क्या करते हैं कि 146 अंग्रेज बंदी, जिनमें महिलाएं भी थीं और बच्चे भी शामिल थे, ठीक है, 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े एक कमरे में ठूस ठूस कर एकदम बंद कर देते हैं, एक के ऊपर एक घुसे हुए हैं। ठीक है, बंद कर देते हैं इन लोगों को। 20 जून को करते हैं और 23 जून की सुबह जब ये कमरा खुलता है तो 146 लोगों में से मात्र 23 लोग ही जीवित होते हैं। और इन जीवित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हालवेल भी था। ठीक है, हालवेल ही वह व्यक्ति था जिसने इस घटना का वर्णन किया। ठीक है, ये घटना हमें इन्हीं के द्वारा पता चली। ठीक है, ये हालवेल क्या करते हैं कि ये अंग्रेज़ों को ये बात पहुंचाते हैं कि ऐसा ऐसा कलकत्ता में, बंगाल में नवाब के द्वारा हमारे साथ किया जा रहा है। ठीक है, अब अंग्रेज़ इस घटना को सुन करके बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और वो भी तिलमिला जाते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव और जो एडमिरल वॉटसन है वो निकलते हैं मद्रास से कलकत्ता की ओर। ठीक है, लेकिन ये काल कोठरी की घटना में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है, इस बात का जे एच लिटिल, ये आधुनिक इतिहासकार हैं, ये एक टिप्पणी करते हैं इस घटना के विषय में। बोलते हैं कि हॉलवेल तथा उनके जो भी सहयोगी थे उन्होंने इस झूठी घटना का अनुमोदन किया था। ये एक मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कथा है, जो कि इसको रचने का एक षड्यंत्र किया गया था कि हम लोग मतलब अंग्रेज़ों को ये बात कहें, मनगढ़ंत कहानी सुनाएं और वो लोग गुस्से में बंगाल की तरफ आएँ और सिराजुद्दौला को मतलब पूरी तरह से ही हटा दें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र होता है। इसको सुनकर के मद्रास से एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव, ठीक है, क्लाइव जो है इनको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक इसकी भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, और ये क्लाइव ही थे जिनके दम पर मतलब बंगाल को पूरा ही तहस नहस एक तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है, और ब्रिटिश सत्ता के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो भी ये रॉबर्ट क्लाइव ही माने जाते हैं। ठीक है, फिलहाल इनकी कमान में जो सेना है वो बंगाल में आएगी और क्लाइव 1757 में कलकत्ता को दोबारा से जीत लेंगे। और जीतने के बाद नवाब से अंग्रेज़ों की जो सौदेबाजी है वो एक लंबे समय तक चलती रहेगी। ठीक है, इस क्रम में आप देखेंगे कि अलीनगर की संधि होती है, जो आप ये डेट ज़रूर याद रखिएगा अलीनगर की संधि की, 9 फरवरी 1757। ठीक है, अलीनगर की संधि होती है और ये लोग मतलब हरजाना लेते हैं नवाब से इतना ज़्यादा, सिराजुद्दौला से, और मतलब सिराजुद्दौला की इतनी दयनीय स्थिति कर देते हैं कि मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत ही अपमानित खुद को महसूस करते हैं और सोचते हैं कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते हैं। ठीक है, ना सिराजुद्दौला हार मानते हैं और ना ही अंग्रेज़ हार मानते हैं। अब अंग्रेज़ बिल्कुल भी सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते। अब वो चाहते हैं कि मतलब हमारा कोई कठपुतली शासक ही नवाब बने बंगाल का और वो हमारे कहे अनुसार ही कार्य करे। ठीक है, इस क्रम में वो क्या करते हैं कि नवाब के जो सेनापति होते हैं मीर जाफ़र, ये मीर बख्शी के पद पर थे उस समय, मीर जाफ़र होते हैं, मानिक चंद होते हैं जो कि कलकत्ता के अधिकारी थे, अमी चंद होते हैं ये धनी व्यापारी थे, जगत सेठ थे, ये बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे जगत सेठ। ठीक है, खादिम खान होते हैं और ये खादिम खान ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कमान में नवाब की सेना का एक बड़ा भाग था। सिराजुद्दौला की सेना का एक बड़ा भाग इनके नेतृत्व में था। और जब ये सारे गद्दार ही एक हो गए और बाहर वालों का मतलब पक्ष
देने लगे, उनके फेवर में काम करने लगे, तो क्या जब नवाब के खुद के घर वाले ही उनका साथ नहीं दे रहे, तो क्या ये संभव था कि नवाब अकेले एक युद्ध जीत सकें? नहीं। कंपनी वाले क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला को ये हटाना चाहते हैं, और इस क्रम में ये सिराजुद्दौला के सामने एक मतलब बहुत सारी ऐसी डिमांड्स रखते हैं जिनको पूरा कर पाना नवाब के लिए बिल्कुल एक इम्पॉसिबल काम था। मतलब वो पूरा ही नहीं कर सकते थे, इतना इतना सामर्थ्य ही नहीं था, ठीक है, ना नवाब के पास था और ना ही बंगाल के खजाने में इतना कुछ धन रह गया था, ठीक है। फिलहाल दोनों को बहुत जल्दी ये रियलाइज़ हो जाता है कि अब एक निर्णायक युद्ध जो है वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्रम में क्या करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना के साथ आगे बढ़ते हैं और नवाब भी अपनी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये दोनों सेना का मिलन कहाँ होता है? तो 23 जून 1757 को राजधानी मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में दोनों सेना जो हैं ये आमने सामने एक दूसरे के खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। अब आमने सामने सेना तो खड़ी हो जाती है, लेकिन नवाब की तरफ से जो ये मीर जाफ़र और ये राय दुर्लभ जैसे जो गद्दार थे, इनकी कमान में जो सेना थी वो तो युद्ध में उतरी नहीं, वो तो खाली पीछे खड़ी होकर देखती रही। लेकिन फिर भी सारे लोग गद्दार नहीं थे, उसमें से कुछ ऐसे भी थे जो सच्चे राजभक्त थे, देशभक्त थे, ठीक है। उनका नाम क्या था? मीर मदान और मोहन लाल। तो नवाब की तरफ से ये मीर मदान और मोहन लाल, इन्हीं की अगुवाई में इनकी छोटी सी सेना बहादुरी से लड़ रही थी, ठीक है। अब छोटी सी सेना यहाँ पे लड़ रही है, वहाँ पे अंग्रेज़ों के साथ ये सारे गद्दार भी मिले हुए हैं, ठीक है। प्लस उन लोगों का यूरोपीय प्रशिक्षण जो अंग्रेज़ों का था, ठीक है, और क्लाइव जैसे बुद्धिमंद इंसान, ठीक है। तो अब क्या होती है कि नवाब को अंततः भागना ही पड़ता है मैदान छोड़कर, ठीक है। और जब ये भागते हैं तो क्या होता है कि जो मीर जाफ़र के पुत्र होते हैं मीरन, इनके हाथों नवाब को पकड़ लिया जाता है और नवाब की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो जब नवाब की हत्या हो गई तो इस क्रम में प्लासी का युद्ध तो अब समाप्त ही हो गया, ठीक है। तो बंगाल के कवि एक रहते हैं नवीन चंद्र, ठीक है। ये अपनी एक टिप्पणी करते हैं प्लासी के युद्ध के संदर्भ में, बोलते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का एक तरह से आरंभ ही हो जाता है, क्योंकि अब जो शासक होंगे वो अंग्रेज़ों द्वारा ही चयनित होंगे। अंग्रेज़ जिसको चाहेंगे उसको गद्दी पर बिठाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको गद्दी से हटा देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का अब जो राजनीति है वो किसके हाथ में आ गई है? अंग्रेज़ों के, ठीक है। ये प्लासी का युद्ध सिर्फ कहने के लिए ही युद्ध था। क्यों कहने के लिए युद्ध था? क्योंकि आपने देखा है कि नवाब की तरफ से तो कोई लड़ा ही नहीं, एक छोटी सी सेना सिर्फ लड़ रही है। नवाब के अपने तो पीछे खड़े होकर मुंह देख रहे हैं, वो तो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए हैं। तो जब इसको युद्ध आप कह सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसमें अंग्रेज़ के पक्ष से सिर्फ 29 लोग मारे गए थे प्लासी के युद्ध में, और नवाब की साइड से 500 सिपाही मारे गए थे, ठीक है। अब अंग्रेज़ जब ये मतलब जीत लेते हैं तो अब वो जो गद्दार हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया है, तो अब नवाब अंग्रेज़ जो थे वो स्वयं नवाब नहीं बनना चाहते थे, उनको स्वयं नवाब बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपना व्यापार ही करना चाहते थे, लेकिन वो व्यापार इस क्रम में करना चाहते थे कि निर्विवाद, बिल्कुल उनको किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहिए था, और वो जो कहें उनके पक्ष में वो फैसला नवाब दे दें, वो ऐसा नवाब चाहते थे। तो अब मीर जाफ़र इनको बंगाल का नवाब घोषित करते हैं अंग्रेज, और अब गद्दार को गद्दी मिली है तो जिनके कारण ये गद्दी मिली है उनको गिफ्ट तो देंगे, उनको खुश तो करेंगे। मीर जाफ़र क्या करते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ पर मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार दे देते हैं अंग्रेज़ों को, ठीक है। प्लस कलकत्ता में 24 परगना की जमींदारी दे देते हैं अंग्रेज़ों को। हर्जाने के रूप में कलकत्ता में जो युद्ध हुआ था, जो कलकत्ते पे कब्जा किया था, तो वहाँ पे जितना भी क्षति हुई थी वहाँ की, तो हर्जाने के रूप में मीर जाफ़र 1,70,00,000 रुपए कंपनी को देते हैं, ठीक है। कंपनी के अधिकारियों को पर्सनल भी कुछ गिफ्ट्स देते हैं, क्लाइव को देंगे 20 लाख रुपए, वाटसन को भी पैसे देंगे अलग से, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये प्लासी का जो युद्ध होता है ये अपनी एक निर्णायक भूमिका क्यों निभाता है कि इसने भारत पर अंग्रेज़ों के अधिकार का रास्ता खोल दिया। क्योंकि बंगाल इतना ज़्यादा समृद्ध राज्य हुआ करता था कि अब बंगाल अगर इनके हत्थे चढ़ गया अंग्रेज़ों के, तो अब शेष भारत पे इनकी विजय होना मतलब सुनिश्चित ही हो गया था, ठीक है।
इस क्रम में क्या होता है कि बंगाल के राजस्व से, अब बंगाल से जितना भी राजस्व आता था उस राजस्व से अंग्रेजी जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी, ठीक है। और यही इन्होंने बंगाल के राजस्व से ही अपनी सेना को शक्तिशाली किया और इसी सेना से शेष भारत को भी जीता, ठीक है। लेकिन अब कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनकी डिमांड्स जो थी वो इतनी बढ़ने लगी थी ना कि मीर जाफ़र का एकदम खजाना जो था बिल्कुल खाली हो गया था। मीर जाफ़र उनकी जितनी भी फरमाइशें थे वो पूरी तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो नवाब हैं तो उनको अपनी प्रजा को मुंह भी तो दिखाना है ना, प्रजा को ये भी तो दिखाना है कि वो संप्रभु हैं, मतलब कि संप्रभुता है कहीं ना कहीं उनके राज्य में, ठीक है। थोड़ी ना थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट तो नवाब की बचती है ना। तो ये बिल्कुल ही एकदम अपमानित होकर के अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे थे और बहुत देर तक ये नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। मीर जाफ़र के संदर्भ में कर्नल मार्शन जो हैं ये एक टिप्पणी करते हैं और बोलते हैं कि जितना लूटा जा सके आप जितना लूट सको लूटो, क्योंकि मीर जाफ़र एक सोने की ऐसी थैली हैं जिसमें आप जब हाथ डालोगे तभी सोना निकाल सकते हो, ठीक है। अब बंगाल की विजय के क्रम में अंग्रेज़ क्या करते हैं कि बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है उनका खर्च भी अब बंगाल ही उठाएगा, ये ऐसा करते हैं, ठीक है। फिलहाल प्लासी का जो एक युद्ध होता है इसका एक असीम ऐतिहासिक महत्व रहता है, क्योंकि ये जो जड़ें हैं ना अंग्रेज़ों की, प्लासी का युद्ध उन जड़ों को मजबूत कर देता है, ठीक है। और इसी मजबूती के दम पर वो भारत पे विजय करते हैं और भारत के भारतीयों को ही अपना गुलाम बना लेते हैं, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो था वो कंपनी की पहली सबसे बड़ी विजय थी, ठीक है। और ये मतलब पहली विजय तो थी, लेकिन ये रॉबर्ट क्लाइव की आप कह सकते हैं कि एक बुद्धि का वो प्रदर्शन करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और अंग्रेज़ों को भी पहले नहीं पता था कि हम वाकई में ऐसा कर सकते हैं, क्या इनके ही देश में ऐसे गद्दार हो सकते हैं जो अपने ही देश को लुटवाने के लिए राज़ी हो जाएं, क्या ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है ऐसा? आप खुद बताइए, जब तक कि हमारे घर का कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध ना खड़ा हो जाए, ठीक है, जब तक हमारी मुट्ठी ये खुल ना जाए, ठीक है, तब तक क्या कोई भी हम पर आकर राज कर सकता है? नहीं, ठीक। मतलब रॉबर्ट क्लाइव खुद हैरान थे कि ऐसा कैसे ये संभव है। और ये मतलब एक लेटर लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं रॉबर्ट क्लाइव? अंग्रेज सम्राट के एक विदेश मंत्री थे विलियम पिट, उनको ये 7 जनवरी 1749 को क्लाइव खुद एक चिट्ठी लिखेंगे और उस चिट्ठी में क्लाइव खुद ये बात लिखते हैं कि इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। क्यों परेशानी नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ के जो स्वयं के खुद के गद्दार हैं वो खुद इन लोगों का साथ दे रहे हैं, तो कैसे इन लोगों को कोई परेशानी आ सकती थी। फिलहाल प्लासी के युद्ध का यहीं पर अंत होता है, ठीक है। अंग्रेज़ों को सत्ता मिल जाती है। अब आगे किस तरह ये मीर जाफ़र को हटाएंगे, मीर कासिम को बिठाएंगे, फिर बक्सर का युद्ध होगा, ठीक है। और अंग्रेज़ किस प्रकार बंगाल में फिर द्वैत शासन लाएंगे, आप आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। गाइज़, मेरी सभी वीडियो का नोट्स प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ जा कर के वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियोज़ यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।